हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परासरण दाब क्या होता है? इस विधि के द्वारा आप किसी पदार्थ के अणुभार का निर्धारण किस प्रकार करोगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पर समझते हैं। हमारे पास में पहले यहाँ पर देखिए परासरण दाब क्या होता है। पहले यहाँ पर देखिए कि परासरण क्या होता है, उसके बाद हम परासरण दाब को समझेंगे। तो देखिए हमारे पास में अर्धपारगम्य झिल्ली से अर्धपारगम्य झिल्ली से अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह यहाँ पर परासरण कहलाता है। तो देखिए इसको हम डायग्राम से यहाँ पर देखिए किस प्रकार होगा। तो मान लीजिए हमारे पास में से कोई कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या होगा, यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होगी। ये यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई होगी। यहाँ पर हमारे पास में ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो देखिए होता क्या है कि एक और तो यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक ले लिया, जिसकी यहाँ पर जिसे हम कहेंगे इसकी निम्न सांद्रता है। यहाँ पर ये हमारे पास में शुद्ध विलायक है। और देखिए एक और यहाँ पर हम सोल्ट ले लें, इस प्रकार से लवण। यहाँ पर अब लवण लिया है तो इसमें क्या होगा, विलायक के कण भी होंगे। यहाँ पर ये विलायक के कण तो हमने बना लिए, विलेय के कण भी होंगे साथ में। ये विलेय के कण भी है। तो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि इसमें जो विलायक की सांद्रता है, यानी कि जो विलायक है वो तो कम है, लेकिन यहाँ पर विलेय अधिक है शुद्ध विलायक की तुलना में। ये यहाँ पर शुद्ध विलायक की तुलना में जो हमारे पास में लवण है, इसमें विलेय के कण अधिक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये हमें पता है कि जब विलेय के कण अधिक होंगे तो यहाँ पर इसकी सांद्रता उच्च होगी, उच्च सांद्रता। और जहां पे शुद्ध विलायक है, इसकी सांद्रता क्या होगी, यहाँ पर निम्न होगी, निम्न सांद्रता होगी, निम्न सांद्रता। मान लीजिए हमारे पास में ये जो विलायक है, यहाँ पर अब होगा क्या कि विलायक का जो प्रवाह है, विलायक का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, हमने क्या लिखा है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। यहाँ पर ये जो विलायक है, इसका प्रवाह यहाँ पर इस प्रकार से इस ओर होगा, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। ये हमारे पास में क्या है, लवण विलयन ही है, ये विलयन है। तो अब देखिए यहाँ पर समझते हैं परासरण दाब को। तो देखिए परासरण दाब ये वह दाब होता है, वह दाब जो विलायक के या फिर से इस प्रकार से देखें, विलयन पर लगाया गया वह दाब। यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिखें, विलयन पर लगाया गया वह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोक देता है। क्योंकि अगर इससे अधिक दाब लगाया जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पर व्युत्क्रम परासरण होने लग जाएगा। जैसा कि हम आरओ यूज करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए, वो प्रोसेस यहाँ पर होने लग जाएगी अगर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया गया तो। इसलिए यह केवल उतना ही दाब होता है जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोक देता है। यानी कि अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो दाब लगाया जाएगा, ये जो दाब लगाया जाएगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, इस विलायक के प्रवाह को केवल रोक देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परासरण दाब। इसको हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। तो ये परासरण दाब हमें क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या कहा गया है, इस विधि के द्वारा आप किसी पदार्थ के अणुभार का निर्धारण किस प्रकार करोगे।
तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब को हम क्या लिखते हैं, पाई बराबर CRT। पाई हमारे पास में क्या है, परासरण दाब है। पाई हमारे पास में परासरण दाब होता है। तो देखिए यहाँ पर सांद्रता है, सांद्रता को हम क्या लिखते हैं, सांद्रता सांद्रता को हम लिखते हैं पाई बराबर N/V। N/V लिखते हैं हम सांद्रता को, इंटू RT। अब जैसा कि हमें पता है कि जो N है ये हमारे पास में W/अणुभार होता है, क्योंकि मोल, N का अर्थ क्या है यहाँ पर, मोल, और मोल क्या होते हैं हमारे पास में, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो यहाँ पर हम इसका मान रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा पाई बराबर W/अणुभार, अणुभार इंटू आयतन, और ये RT यहाँ पर है, यहाँ पर ये RT। तो हमें यहाँ से क्या गणना करनी है, अणुभार की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस प्रकार से लिख दें, अणुभार बराबर WRT बटे पाई V। ये यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा WRT बटे पाई V। ये हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। तो अणुभार हमारे पास में है, ये अणुभार ये हमारे पास में होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यदि हमें पाई आयतन, यहाँ पर जो पाई परासरण दाब है और V आयतन है, इसी प्रकार से द्रव्यमान यदि हमें पता हो, R और T की वैल्यू भी यहाँ पर हो, R की वैल्यू तो R तो स्थिरांक है, तापमान भी यदि हमें पता हो तो हम यहाँ पर अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।